तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे नाविक का लेक्चर नंबर 9। 8 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, तो यहाँ तक क्या चाहिए आपने एनसीईआरटी पढ़ ली होगी। लेक्चर 9 में जो मैंने आपको टॉपिक जेड में बताया था कि बोला था कि तो आपको टॉपिक पढ़ के आना है, तो आज आएगी आप पढ़ के आए हो। तो और बाकी मैंने आपको बताया था नाविक चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो अभी तक तो आपको इंटरेस्ट बना रहा होगा, बना भी रहना चाहिए और बना भी रहेगा क्योंकि ये चैप्टर है ही इतना मस्त कि ये जो है जब मैंने 12th में पढ़ा था तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। और पढ़ने में जो इसको मजा आता है, तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको जो एनसीईआरटी एक बार पढ़नी चाहिए। चलिए जो है आज हम पढ़ेंगे नाभिकीय बंधन ऊर्जा। और जो है पिछले में हम लोगों ने सोचा था कि पिछले लेक्चर में इसको करेंगे, लेकिन पिछले लेक्चर में हम इसको कर नहीं पाए, तो अभी फिलहाल इसको इस लेक्चर में कर लेंगे। और बस मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। और चलिए शुरू करते हैं। और हमने जो है ई बराबर एमसी स्क्वायर पिछले लेक्चर में पढ़ा था, तो वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थी और जो है मतलब एक जो आइंस्टीन ने दी थी, वो सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है जो मास मतलब द्रव्यमान और जो है अपनी ऊर्जा, उसमें जो है बताता है कैसे हम जो द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, तो कैसे हम ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित कर सकते हैं। तो चलिए। तो अनुभाग 13.2 में हमने देखा कि नाभिक न्यूटन एवं दो मिनट। हाँ, न्यूटन एवं प्रोटॉन का बना है। पहले जैसे कि हमको पता है कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। मान लीजिए हमारा नाभिक है, जिसमें एक होता है अपना प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। रुकिए जरा। एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पर क्या चार्ज होता है? प्रोटॉन पर आवेश होता है धनात्मक। और जो न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है वो होता है कुछ भी नहीं, शून्य। कि तो जो अपने नाभिक का जो पूरा धनात्मक आवेश होता है, वो केवल और केवल प्रोटॉन की वजह से होता है। और जो इसका द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की वजह से होता है। चलिए। तो जैसा कि यहाँ पता है कि जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों से बना होता है अपना नाभिक। अतः यह अपेक्षित है कि नाभिक का द्रव्यमान इसमें विद्यमान न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों के द्रव्यमानों के कुल योग जो है सिग्मा एम, इसको सिग्मा एम बुलाते हैं इस वाली चीज को, के बराबर होगा। लेकिन नाभिकीय द्रव्यमान एम सदैव जो है सिग्मा एम से कम पाया जाता है। उदाहरण के लिए आइए समझते हैं, पहले मैं आपको समझा देता हूँ फिर हम इसको पढ़ेंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि मान लीजिए इस नाभिक में दो प्रोटॉन है, ठीक है, और दो न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो जब हमने देखा कि द्रव्यमान निकाला, जो हमने दो प्रोटॉनों का द्रव्यमान निकाला, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एम ब्रैकेट में 2p, मतलब कहने का अर्थ यह है, रुकिए जरा, ठीक है, प्लस एम 2n, मतलब दो न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान और दो प्रोटॉनों का द्रव्यमान। तो देखा क्या गया है कि इन दोनों को जब मिलाया गया, तो ये दोनों को जो है सदैव जो है जो मतलब जो अपने नाभिकीय का द्रव्यमान होता है, वो हमेशा कम पाया गया। मतलब जो नाभिक के अंदर जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि इस नाभिक का जो पूरा द्रव्यमान है वो है कैपिटल एम, मतलब बड़ा एम। वो देखा गया कि वो कम है हमेशा प्रोटॉन के द्रव्यमान। जैसा कि हमने केस लिया, एग्जाम्पल दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन का, तो जोड़ किया हमने किसमें, द्रव्यमान, वो भी दो न्यूट्रॉन के द्रव्यमान। तो समझिए आप, मतलब वो हमेशा कम आता है ऐसा, लेकिन ऐसा क्यों है? तो वही समझने के लिए जो आज हमने लेक्चर देखा है कि जो नाभिकीय द्रव्यमान है वो इन दोनों के द्रव्यमान से कम क्यों आ रहा है। समझिए। तो सबसे पहले इन इन दोनों जो बताया है, हम वो देखेंगे उदाहरण कि कौन कौन जो है इन्होंने ऑक्सीजन का उदाहरण लिया है। जैसे कि देखिए ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं अपन, हाँ सॉरी, हाँ हम क्या ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं हम, 16 और नीचे 8। तो हम इसको 16 और नीचे 8 लिखते हैं। इसमें जो है 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, कैसे जी देखिए,
तो नीचे लिखा होता है वो होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो कितने हो गए, 8 प्रोटॉन या 8 इलेक्ट्रॉन। ऊपर लिखा है 16, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हो गए, 8। प्रोटॉन कितने दिए हैं, 8। तो 8 प्लस न्यूट्रॉन बराबर 16। और जब उस साइड 8 जाएगा तो हो जाएगा 8। कहने का मतलब है 8 प्रोटॉन 8 कुल मिला के न्यूट्रॉन निकालने होते हैं, तो हम ए में से जेड को माइनस करते हैं। तो जो ऊपर लिखा है वो ए है, यानी कि जो 16 लिखा है वो ए है, और जो 8 लिखा है वो जेड है। तो ए माइनस जेड, नहीं 16 से 8 घटाया कितना आया, 8। मतलब कहने वाला 8 न्यूट्रॉन है। तो इसमें जो 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है। अतः 8 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान कितना होगा, हमें एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान पता है। तो हमने क्या किया, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो कि 1.00866 म्यू होता है, उसको 8 से गुणा किया, तो ये 8 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान निकल गया। तो 8 प्रोटॉनों का द्रव्यमान निकालने के लिए 8 का गुणा हमने एक प्रोटॉन के द्रव्यमान से कर दिया। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.00727 म्यू। तो होता है एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो 8 के लिए हमने 8 का गुणा कर दिया। और 8 इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान कितना होता है, 8 गुणे 0.000055 म्यू। इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान क्यों निकाला वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान इसलिए निकाला क्योंकि हमको निकालना था नाभिक नाभिक का द्रव्यमान। तो नाभिक का द्रव्यमान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले पूरे का द्रव्यमान निकालेंगे, फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन का घटा देंगे। तो हमें मतलब पूरे परमाणु का निकालेंगे पहले, फिर इसमें से अपन जो है इलेक्ट्रॉनों का घटा देंगे, तो बचेगा क्या, केवल नाभिक नाभिक। तो उससे हमको नाभिक का द्रव्यमान पता चल जाएगा। तो इसलिए ऑक्सीजन के नाभिक का अपेक्षित द्रव्यमान कितना हुआ, ये हुआ अपना 8 गुणे 2.00 सॉरी 0.1593 म्यू। तो कितना हो गया है, 16.12744 म्यू। ओके, उसके बाद जो है द्रव्यमान वर्णक्रमापी के प्रयोग द्वारा प्राप्त उस 16 का परमाणु द्रव्यमान 15.99493 म्यू है। इसमें 8 इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, देखिए 8 इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान है, उसको घटाया जाए तो नाभिक का प्रयोग कितने लगेगा, 15.99053 म्यू। कहने का मतलब है ये थोड़ा सा कम नहीं हो गया, मतलब जो टोटल आना चाहिए था उससे जो है थोड़ा सा कम है। रुकिए जरा। हम्म। हाँ तो ये जो है रुकिए, ये जो लिखा हुआ है इससे कंफ्यूज मत होइए। ये मैं जो यहाँ जो लिखा हुआ है ना ये, तो ये जो है जो ये चीज निकली है ना, ये इसको और इसको प्लस किया है। मतलब 8 न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान और 8 प्रोटॉनों के द्रव्यमान को प्लस करेंगे, और फिर उसमें से 8 जो है कॉमन निकाल लेंगे। तो 8 बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, 0.00866 प्लस 1.00727। इसको जब आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 गुणे 7 और 6 15, तो 5, तो 2 8 और 1 9, और 7 8 15, एक, तो एक कैरी 0 2, ये आंसर आएगा 2015। कहने का मतलब 2.015 और 95। तो यही जो है वहां पे लिखा हुआ है। ये देखिए 2.015 और 99, तो 93। यही जो है जो है यही जो है केवल जो है अपने नाभिक का द्रव्यमान था। लेकिन जो नाभिक का द्रव्यमान आना कितना चाहिए था, 15.9, मतलब आना चाहिए था 15.99053। तो कहने का मतलब है कुछ द्रव्यमान जो है वो कम हो गया है। अब पढ़ेंगे आगे इसके बारे में। अतः हम पाते हैं कि ऑक्सीजन जो है 16 8 है नाभिक का द्रव्यमान, इसके घटकों के कुल द्रव्यमान से 0.1369 कम है। ऐसे ही है बहुत, मतलब कहने के लिए म्यू म्यू लगा तो आपको ये बहुत कम है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए, कंपेयर करा जाए, तुलना करी जाए, तो तुलना करने पर ये जो बहुत कहने का अर्थ है कि एटॉमिक मास यूनिट की तुलना करी जाए तो ये बहुत बड़ा जो है अंतर है, जो नहीं आना चाहिए था लेकिन आया है। तो देखिए नाभिक के द्रव्यमानों में 2 मिनट रुकिए। हाँ, नाभिक के द्रव्यमान एवं इसके घटकों के द्रव्यमान के अंतर, इसको जो डेल्टा एम माना है, जो अंतर ही आया है ना, ये वाला, इसको जो इन्होंने क्या माना है, डेल्टा एम। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसा कैसे लिख सकते हैं, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए,
जिसमें जो कैपिटल एम है, ये क्या है, ये है अपना जो है अपना क्या बोलते हैं इससे, आ, जो अपना क्या बोलते हैं इससे, नाभिक का द्रव्यमान है। तो कैपिटल एम क्या है, नाभिक का द्रव्यमान, ठीक है। और अब हमको क्या निकालना था, हमको निकालना है कि अलग अलग से, मतलब कहने का मतलब है, पहले हम निकालेंगे द्रव्यमान किसका, पहले हम निकालेंगे द्रव्यमान अलग से प्रोटॉन का, फिर हम निकालेंगे अलग अलग से द्रव्यमान न्यूट्रॉन का, उनको जोड़ेंगे, उसके बाद जो है हम उसको जो है जो नाभिक के द्रव्यमान से घटा देंगे। चलिए, अगर मान लीजिए आपको, हमको पता है कि एक परमाणु में जेड प्रोटॉन होते हैं, एक प्रोटॉन के द्रव्यमान को हमने माना एमपी, ठीक है। तो जेड प्रोटॉन के लिए कितना होगा, अगर हमने एक क्या बोलते हैं इससे, एक प्रोटॉन के लिए द्रव्यमान माना एम पी, तो जेड प्रोटॉन के लिए कितना होगा, जेड एम पी। इसी प्रकार अगर एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एम एन माना जाए, तो ए माइनस जेड न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा, बिल्कुल सही, ए माइनस जेड। ये तो नॉर्मल मैथ से सबको आती है, आपको भी आती होगी, एम एन। तो हमने क्या किया, पहले इनको जोड़ा, इसको, सारे प्रोटॉनों के द्रव्यमान को और सारे न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान को, इनको ही हमने जोड़ा, ये देखिए यहाँ पे जोड़ रखा है। और जो उनको जोड़ने के बाद हमने अलग से जो है अपने नाभिक का द्रव्यमान निकाला, जब हमने अलग से निकाला, उसको इसमें से घटाया, तो ये जो है हमारा डेल्टा एम आ गया। तो यही जो है अंतर है और उनके जो है दोनों के द्रव्यमान। और ये क्यों आ रहा है वो हम आगे देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जब द्रव्यमान क्षति का अर्थ क्या है, यहीं पर आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य सिद्धांत अपनी भूमिका निभाता है। क्योंकि ऑक्सीजन नाभिक का द्रव्यमान इसके घटकों के द्रव्यमान की योग संबंधित अवस्था में 8 न्यूट्रॉन का से कम होता है। ऑक्सीजन नाभिक की समतुल्य ऊर्जा जैसे घटकों की समतुल्य ऊर्जा के योग से कम होता है, और नाभिक की ऊर्जा जो है उसके जो है घटकों की ऊर्जा से कम होती है। और ऐसे हर हर जो है उसमें पाया जाता है, हर जो है परमाणु में, कि जो है उसके नाभिक की जो वो होगी ऊर्जा, वो समतुल्य ऊर्जा, मतलब कहने का अर्थ है कि अब हम देखें, अगर हम निकालें नाभिक की ऊर्जा, नाभिक की ऊर्जा जो है, अगर हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की अलग से ऊर्जा निकालें, तो दोनों की अलग से ऊर्जा जोड़ दी जाए, तो ऑक्सीजन की जो, मतलब ऑक्सीजन की या किसी भी नाभिक की जो समतुल्य ऊर्जा होगी, वो घटकों की समतुल्य ऊर्जा से योग से कम होगी। तो ये देखिए, यदि आप ऑक्सीजन नाभिक को 8 प्रोटॉन में 8 न्यूट्रॉन में विखंडित करते हैं, करना चाहते हैं, मतलब आप तोड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं तो उसकी जो नाभिक को हम 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन में तोड़ दें, तो आपको यह अतिरिक्त ऊर्जा डेल्टा एम सी स्क्वायर, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है, मतलब ऊर्जा का जो फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर, ई क्या है, समतुल्य ऊर्जा है, और क्या है? हाँ, एम सी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है एम होता है मतलब एक अपन को द्रव्यमान देना होता है, उस द्रव्यमान का हमें पता चलता है समतुल्य ऊर्जा। तो यहाँ पे हमने द्रव्यमान दिया डेल्टा एम, इससे जो है समतुल्य ऊर्जा कितनी आ गई, डेल्टा एम सी स्क्वायर। समझ में आया आपको, तो ये जो है समतुल्य ऊर्जा कितनी आ गई, डेल्टा एम सी स्क्वायर, मतलब इतनी ऊर्जा जो है अ, इतनी ऊर्जा, समझ लीजिए इस जो मास हमको जो है कम मिला, जो हमें इसके लिए इतनी ऊर्जा जो है समतुल्य ऊर्जा ऊर्जा जो है लगेगी, या फिर जो है बीच से कहीं यूज हो गई, इस नाभिक को प्रदान करनी होगी। मतलब अगर हमको इसको क्या सकते हैं, 8 प्रोटॉन या 8 न्यूट्रॉन को जो है विखंडित करना है, अगर इसके नाभिक को 8 प्रोटॉन अलग करने हैं, 8 न्यूट्रॉन अलग करने हैं, उसके लिए हमको डेल्टा एम सी स्क्वायर बराबर इसको जो है ऊर्जा जो है प्रदान कर, समतुल्य ऊर्जा हमको प्रदान करनी होगी, जब भी जो है हम इसको तोड़ पाएंगे। इसके लिए आवश्यक यह है ऊर्जा ई बी द्रव्यमान क्षति में निम्नलिखित समीकरण द्वारा संबंधित होती है। तो ई बी इसको बोलते हैं समतुल्य ऊर्जा, ये ई बी है जो है, इसको जो है वह ऊर्जा है जिसमें जो हम तोड़ पाए जो है इसके नाभिक को 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉनों में, तो उसके लिए जो है हमको जो ऊर्जा चाहिए होगी वो कितनी होगी,
डेल्टा एम सी स्क्वायर क्यों हम जो है उस जो है द्रव्यमान के लिए निकालना है, जो द्रव्यमान जो है कम हो गया है, उसके लिए जो वो जो समतुल्य ऊर्जा कितनी निकलेगी, वो कितनी निकलेगी, डेल्टा एम सी स्क्वायर। और इसके लिए जो समतुल्य ऊर्जा है उसको हमने नाम दिया ईबी। और जो है डेल्टा एम सी स्क्वायर का फॉर्मूला जो है हमको पता ही है और होता है। और आज हमने क्या, तो बस आज एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हाँ, आज हमने बस ये पढ़ा कि कैसे जो है हमने देखा सबसे पहले कि कैसे हमने देखा कि जो नाभिक का द्रव्यमान होता है वो अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलग से द्रव्यमान निकालें उनसे कम आता है। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान निकाल के उनको जीवन का योग करें तो वो पूरे नाभिक के द्रव्यमान से कम आता है। तो कहीं ना कहीं तो ये जो है क्या बोलते हैं द्रव्यमान कहीं जा रहा है, तो कहीं तो ऐसा द्रव्यमान जो है कहीं कहीं जा रहा है। कहने का मतलब कहीं या हो सकता है द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो गया हो, तो हमको इसके बारे में पढ़ना है। तो टेंशन मतलब उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे और आपको मजा आएगा वो पढ़ने में। और क्योंकि ई बराबर एम सी स्क्वायर जो इक्वेशन है उसी के उस पर आधारित होगी, डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिए। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने नाभिकीय मंदन ऊर्जा के बारे में पढ़ा। और कलम क्या पढ़ेंगे, कलम उदाहरण जो है 13.3 देखेंगे और नाभिकीय मंदन ऊर्जा को आगे पढ़ेंगे। और जो प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि जो है नाभिक का जो है द्रव्यमान कम होता है, वो हम इस अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। मैं आपको बताऊंगा, तो सोचिए इसके बारे में क्या क्या हो सकता है। और अगर मैं सही सोच लिया तो आपको मजे मतलब अच्छा ही लगेगा। तो उदाहरण अगले के लेक्चर में हम 13.3 भी देखेंगे और नाभिक बंधन ऊर्जा को आगे पढ़ेंगे। और अगले लेक्चर में आपको बहुत मजा आने वाला है, इस चैप्टर में ही मजा आएगा। नाभिक के चैप्टर इतना मस्त है कि आपको पढ़ने में ही जो है अलग ही फील आ जाता है। तो चलिए बस मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। एनसीईआरटी आज जो मैंने पढ़ा है उसकी पढ़ लीजिएगा। और अगले लेक्चर में जो मैं नाभिकीय जो है कंप्लीट करूंगा नाभिकीय बंधन ऊर्जा को, तो उसके लिए भी उसको भी पढ़ के आइएगा और जो उदाहरण मुझे कराना है उसको भी एक बार आप जो है घर पर लगाने का प्रयास कर लीजिएगा। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में मतलब अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।